हेलो एवरीवन। बच्चों, नीट 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम चलेंगे 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो हम लोगों ने 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसमें देखा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि क्वेश्चन के लेवल क्या हैं और उस लेवल के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन है कि नहीं या किस डायरेक्शन में हमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो 2024 के पूरे पेपर को हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया है, हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी समझा और उस क्वेश्चन के पीछे जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखा हम लोग, ताकि अगर उस टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन भी आए तो हम लोग कर सकें। तो इस तरीके से अगर हम लोग PYQs को सॉल्व करेंगे तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हमारा जो रिवीजन है वो भी एक तरीके से होता जाएगा। क्योंकि PYQ सॉल्व करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि बस क्वेश्चंस देखा कि यार चलो हो जाएगा, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऐसा नहीं है। तुम जैसे एग्जामिनेशन में बैठे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुमको वैसे ही सॉल्व करना होगा, टाइम बाउंड होकर के सॉल्व करना होगा। प्रैक्टिस ऐसे ही करी जाती है कि तुम 1 मिनट के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। और तुमने जब देखा होगा 2024 के जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, हमने देखा कि हर एक क्वेश्चन को क्या वाकई में 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो विश्वास करो 50 में से हालांकि 45 क्वेश्चन ही हमने करना होगा, लेकिन पूरे 50 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर दिल दिमाग ठंडा रखोगे तो सारे के सारे 45 क्वेश्चन 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि नीट एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत प्रेशर है, स्पेशली फिजिक्स के सेक्शन में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स से मिलेंगे, टाइम टेकिंग है। अगर हम एकदम टू द पॉइंट हिट नहीं करेंगे अपने सोल्यूशन को, कैलकुलेशन को, तो फिर वक्त भी ज़ाया होगा, क्वेश्चन भी गलत सॉल्व होंगे, डबल नुकसान होगा। तो इससे बचने का सबसे तरीका है कि टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 2024 के क्वेश्चन पेपर को मैं डिटेल में एनालिसिस किया, देखा कि इसमें हमें कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उसके हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करनी है। ऐसे ही करके हम लोग एग्जामिनेशन तक जितने PYQ सॉल्व कर सकते होंगे सारे करेंगे। उनसे जुड़े जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कोई कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर करेंगे, फॉर्मूले कुछ अलग से हैं उसको भी कवर करेंगे। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज से डिस्कस करना शुरू करेंगे और इसको भी हम लोग कई पार्ट में करेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे एनालिसिस कर रहे हैं उसको एक ही वीडियो में करना पॉसिबल नहीं। इट विल टेक 5-6 आवर्स, उससे ऊपर निकल जाएगा। तो पार्ट वाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे, बट शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। मैं अगेन तुमको हर बात को बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। एकदम प्योर फॉर्मूला बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है क्या बस तुमको देखना है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, और टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छे से पढ़ के आना, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस मच। भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करी एट दिस लेवल। हम ये सब एज्यूम करके चलेंगे कि हर एक बच्चे को जो वीडियो देख रहे हैं उसको एटलीस्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होगा, भाई ये होती क्या चीज़ है। नहीं पता तो ये एक सीरियस मैटर है, फिर बहुत शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो। तो हम सब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, बट नेचर इज अपोजिट, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, ताकि उनको हम डाइपोल के श्रेणी में रख सकें। तो इस सिस्टम को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो कि तुमको यहाँ फिगर में दिखाया जाता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कपल लगता है। कपल क्यों लगता है, रस्सी, इसके 2 चार्ज हैं प्लस और माइनस। प्लस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जिसकी वैल्यू होती है Q × E। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जिसकी वैल्यू भी सेम होती है Q × E। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, अपोजिट है, पैरेलल है, और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। वो उधर लग रहा है, वो उधर लग रहा है ना। ये दोनों फोर्स मिल करके 2 इक्वल टॉर्क पैदा करेंगे जिनको हम लोग
कपल के नाम से पुकारते हैं। वो कपल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पर देखो लिखा है इट इज प्लेस्ड इन नहीं लिखा नहीं है मगर इट शुड बी, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उस पर ये कपल लगा। अब ये कपल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई कपल का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहाँ P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला हम सारे बच्चों को पता है Q इंटू 2L, जहाँ Q उन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2L उन दोनों का बीच का डिस्टेंस। जरा मुझको बताना कमेंट बॉक्स में कि इस P का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है। P इज वेक्टर क्वांटिटी, लेट मी टेल यू P इज वेक्टर क्वांटिटी एंड तुम इसका डायरेक्शन बताओ मुझको कमेंट बॉक्स में कि भाई P का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है। हमसे चार्ज Q की वैल्यू पूछी गई कि भाई कि उस डाइपोल के जो दो चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है। हम यहाँ से पहले P फाइंड कर लें। चलो टाउ कितना दिया है, टाउ इज 4 न्यूटन। हाँ ध्यान रखना भाई सारे कैलकुलेशन SI यूनिट में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो 4 न्यूटन मीटर इज फाइन। P छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम सही है। साइन थीटा ये एंगल होता है, ये डाइपोल को 30 डिग्री एंगल पर रखा गया, साफ क्वेश्चन में कहा हुआ है एट 30 डिग्री। साइन 30 इज ऑब्वियसली 1/2, 2 and 2 cancelled out and you got P is equal to 4 into 10⁻⁻5 कूलम मीटर, ठीक है। P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻5, जहाँ 2L क्या है, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर में गौर करना। तो Q इंटू 2 इंटू, अच्छा एक बात और, ये जो 12 है ना, यही दोनों के बीच का दूरी होता है। तो जो 2 सेंटीमीटर दिया है वो 12 की वैल्यू है, L की वैल्यू नहीं है। अब कुछ बच्चे गलती, सब छोटी मोटी गलती करते हैं। डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 12 होता है। कुछ बच्चे सिर्फ L फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मगर हम लोग 12 ही यूज़ करेंगे। तो तुमको देखना होगा कि वो L है कि 2L। तुमको बीच का डिस्टेंस दिया तो वो 2L की वैल्यू ही है, L उसकी आधी लेंथ होती है। तो दिस इज -2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5। 2 2 जा 4, ये उधर जाएगा तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻³ कूलम, या 2 मिली कूलम हम लोग कह सकते हैं। तो 2 मिली कूलम इज योर राइट आंसर। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मुझको तो समझाना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है। हो सकता है मुझको 3 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए। तुम करने बैठोगे, स्टेप्स भी काटना चाहोगे काटोगे, 50-60 सेकंड से ऊपर ये क्वेश्चन नहीं जाएगा, एकदम शांत दिमाग से करोगे तुम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन 2023 का। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिया गया है क्लास 11th में, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है। टॉपिक है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूले की प्रैक्टिस तुम देखो, आखिर हम PYQs क्यों करते हैं? हमको ये देखना होता है कि हमें कहाँ पर काम करना है, हमें कहाँ पर मेहनत करनी है। तुम इसके पहले देखा जो क्वेश्चन था, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी अगेन फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो तुमको इन दोनों क्वेश्चन से पहली सीख ये मिलती है, भाई सब चीज़ परे हटाओ, पहले जितने टॉपिक्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनके फॉर्मूले अच्छे से याद करो। अगले 2 महीने तक आज से लेकर एक अलग से शीट बनाओ, चार्ट बनाओ, कॉपी बनाओ, बस फॉर्मूले को लिखते चलो। एकदम क्लियर कट मान के चलो, तुमसे आराम से 50% क्वेश्चन केवल फॉर्मूले बेस्ड आने वाले हैं। नहीं करोगे इन पे काम तो फिर दिक्कत होगी, फिर रिग्रेट रहेगा कि यार ये क्वेश्चन हमसे हो सकता था मगर हमने फॉर्मूला नहीं आता, तो वो कंडीशन आने पाए। चलो, कहता है कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ वॉट एवर जो भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मच एबव द हॉरिजेंटल। अच्छी बात है, मारो, क्या दिक्कत है। हमें बस दिक्कत ये है कि भाई मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेन करेगा बुलेट, वो पता करके बता दो। कुछ ऐसी कहानी है इसकी कि ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड,
यहाँ से एक बुलेट को फायर किया गया, कितने स्पीड से देख लिया जाएगा, u इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। इसके पहले भी 30 डिग्री था, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसी कहानी है। अब हम सब जानते हैं भाई बुलेट का पाथ जो होता है पैराबोलिक होता है। हमने फायर किया 30 पर, देखेंगे बस 30 पे चलता है, ऐसा नहीं है। वो 30 से कर्व बना करके ऐसे गिरेगा थैंक्स टू ग्रेविटी। तो उस दौरान, उस कर्व्ड पाथ के दौरान उसका हाइट कभी ना कभी मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। उसका जो वर्टिकल हाइट है वो कभी ना कभी मैक्सिमम होगा, फिर नीचे आना शुरू कर देगा। तो भैया वही मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, वो बंदूक से निकली गोली, वो हमको पता करना है। अब ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम वर्टिकल हाइट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो वहाँ पर भी फॉर्मूले को लिख लिख करके स्टिक करो। सुबह शाम तुम्हारे फॉर्मूले आपके सामने हो ताकि रिकॉल रहे, है ना। अब सिंपल है, u दिया है, थीटा है, g है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, करके देख लेते हैं क्या आता है। तो भैया u स्क्वायर दिया है 280 का स्क्वायर, तो 280 मीटर पर सेकेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 2 10 इंटू 4। मैं 10 ले रहा हूँ। 9.8 हल्का सा, देखो अब 9.8 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10 से करें लगभग हम देख लेंगे, क्योंकि देखो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। 10 से करेंगे जिसके आसपास आंसर आएगा समझ में आ जाएगा वे हमारा आंसर है। तो एक ज़ीरो पहले उड़ा दो इसमें, 2 14 टाइम्स कैंसिल एंड 4 7 टाइम्स, नहीं 7 का 2 होगा ना, 2 7 और ये कितना हो जाएगा 140। तो 14 7 जा कितना होता है भाई, 14 7 जा 98 होता है, और ज़ीरो अलग से 980 मीटर आ रहा है। अगर मैं g 10 लिया हूँ तो 9.8 लूँगा तो g डिनोमीटर में g हल्का सा कम करोगे h थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो 980 से थोड़ा सा ज़्यादा जो शक्ल दिखाई दे रही है वो इसी 1000 मीटर की दिखाई पड़ रही है। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। इसी के आसपास लगभग होगा, इतना तो स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ये नहीं कि बस 9.8 ही करेंगे, ठीक है कर लो, 10 सेकंड और खर्च होगा तुम्हारा, बट 10 पे किया तो उसके आसपास देख लिया कितना आंसर है, दैट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो कोई खास क्वेश्चन में दम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, काम करो उस पर, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। तो चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन भी फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं, इस बस एक छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखना होगा जब भी बबल की बात करता है। तो टॉपिक है सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स से इस क्वेश्चन को लिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास कह रहा है कि एक वेसल में साबुन का घोल है, सोप सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सोप सॉल्यूशन को यूज़ करके हमें एक सोप बबल फॉर्म करना है। बहुत ध्यान से बात को समझना। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें याद रखना कि बबल दिया है क्वेश्चन में या ड्रॉप की बात हो रही है। दिस डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल। एक बुलबुले और बूंद में फ़र्क हमें पता होगा तो ही क्वेश्चन को सॉल्व हो पाएगा। जब भी हम बबल की बात करेंगे तो बबल में एक बहुत पतला सा सरफेस होता है, लेयर होती है लिक्विड की, उसके अंदर एयर होता है। जबकि ड्रॉप की बात करोगे तो ड्रॉप में पूरा का पूरा अंदर लिक्विड भरा होता है और कोई एयर नहीं होता, सिर्फ एयर बाहर होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ ड्रॉप एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अ बबल, तो बबल में ऐसा कहा जाता है कि दो फ्री सरफेस होते हैं, एक इधर और एक इधर। फ्री सरफेस से क्या मतलब है? फ्री सरफेस होगा तो क्या मतलब उसे भाई, फ्री सरफेस पर ही सरफेस टेंशन काम करता है। तो जो एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की, वो यहाँ भी होगी और वो यहाँ पर भी होगी। तो दो फ्री सरफेस हमको बबल से मिलते हैं, जबकि ड्रॉप में केवल एक ही फ्री सरफेस होगा।
तो हमको क्या करना है कि सोप सॉल्यूशन से हमको यूज़ करके एक सोप बबल बनाना है। हमें इसमें कितना वर्क डन करना होगा, या कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी, या कितना सरफेस एनर्जी में चेंज होगा, या इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, कई प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, वर्क डन या चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लेकिन जो कि बबल की बात हो रही है जिसमें दो फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई अलग से करना होगा। ड्रॉप होता तो नहीं करते। बात को समझो, कहाँ पे ये सब गलती होती है बच्चों की, नहीं समझ पाते, छोटी छोटी मिस्टेक से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ध्यान से देखना कि बबल है क्वेश्चन में, ड्रॉप है। ड्रॉप होगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बबल होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ऑफ 2 फ्री सरफेस इज देयर। तो S is S, डेल्टा A is A2 माइनस A1 इंटू 2। A2 मतलब जो बाद में बना वो सरफेस एरिया, और A1 मतलब जो पहले था। तो पहले तो कोई बबल बोल था नहीं, तो A1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन S इज दे रखा है भाई। यूनिट को बार बार कह रहा हूँ कि यूनिट को चेक करना, ऐसा यूनिट है कि नहीं। तो न्यूटन पर मीटर कोई दिक्कत नहीं है, 0.03। बबल का शेप स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, A1 इज 0 इंटू 2। तो दिस इंटू दिस किया तो कितना आ गया, 0.06 इंटू 4 पाई इज 3.14। आर कितना दिया इसका, 2 सेंटीमीटर है। देखो रेडियस सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 6 किया तो 0.96 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब 3.14 को अगर मैं 0.96 से करूँगा जो कि 1 से कम है, तो 3.14 से हल्का सा कम हो जाएगा। तो 3.14 से हल्का सा कम हो जाएगा, तो बस यही दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन। ये हो नहीं सकता, कोई बढ़ रहा है, यही बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो साफ दिखाई देगा कि दिस इन दिस को लगभग इसके पास आ जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इतना तुमको वर्क डन करना होगा, इतना एनर्जी खर्च होगी, इतना सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, जो कहना चाहो कह सकते हो, सबका जवाब यही होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले को यूज़ करना है। बस ध्यान रहे कि बबल आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ड्रॉप आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज ऑफ 2 फ्री सरफेस यहाँ पे, 1 फ्री सरफेस यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। फोर्थ क्वेश्चन अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो कि रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से लिया गया है, जो कि बहुत इजी टॉपिक भी है। कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। देखो पहले कुछ बेसिक बात को समझा जाए। एक रेडियो एक्टिव सैंपल हमने लिया। अब ये क्या होता है भाई, जिन एटम्स के न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होते हैं उनसे कुछ पार्टिकल्स और रेस का इमिशन होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इनसे रेडिएशन निकलता रहता है कॉन्टीन्यूसली जब तक कि स्टेबल ना हो जाए, जब तक कि इनकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट बहुत लो लेवल पर हो जाए, तब तक ये इनसे रेडिएशन निकलता रहता है। तो ये सब्सटेंस है, इनको रेडियो एक्टिव हम लोग कहते हैं। अब इसमें जो एटम्स या न्यूक्लियस जो है वो जब रेडिएशन करते हैं और करके जब शांत हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसका डीके हो रहा है, ये सब्सटेंस में डीके हो रहा है। इसके जो एटम्स हैं वो डीके के थ्रू रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो इसका जो रेट ऑफ डीके होता है, मतलब जिस रेट से नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियस एक यूनिट टाइम में रेडिएशन करके डीके करते हैं, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रेडिएशन। और रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ डीके जो होता है उससे हम लोग एक्टिविटी मेजर करते हैं कि भाई हमारा जो सब्सटेंस कितना एक्टिव है। तो किसी भी एक्टिव सब्सटेंस की जो एक्टिविटी है वो उसके रेट ऑफ डीके के हिसाब से तय होती है। जैसे जैसे रेट ऑफ डीके हमारा कम होगा, हम कहेंगे हमारा सैंपल अब धीमे धीमे एक्टिविटी कम हो रही है। भाई सिंपल सी बात है, जितना अधिक डीके करेगा भाई एक्टिव है, और जैसे जैसे डीके की रेट स्लो होगी कहेंगे भाई धीमे धीमे एक्टिविटी कम हो रही है।
तो एक्टिविटी का मतलब होता है कि पर सेकंड, पर घंटे, पर दिन, जो भी टाइम का तुम यूनिट ले लो, कितने सब्सटेंस में कितने एटम्स या न्यूक्लियस वो डीके हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो वो जो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ में जितने समय एक्टिविटी आधी हो जाए, रेट ऑफ डीके जितना था उसका आधा हो जाए, दैट इज हाफ लाइफ। तो 20 मिनट में इसकी एक्टिविटी आधी हो जाएगी, हाफ लाइफ अगर 20 मिनट दिया है तो। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो फॉर्मूला हमारा इसके लिए ये होता है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1/2 के पावर n, जहाँ आर नॉट क्या होता है, इनिशियल एक्टिविटी या इनिशियल रेट ऑफ डीके, आर होता है आफ्टर सम टाइम, एन होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो आर कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू का 1/16 हो गया, जहाँ इनिशियल वैल्यू कितनी थी, आर नॉट थी, और ये क्या था 1/2 होल टू द पावर एन। आर नॉट यहाँ से हमने काट दिया, 1/16 को कह सकते हो 1/2 के पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 के पावर एन। अब दोनों तरफ अगर हम लोग कंपेयर करें तो n इज इक्वल टू क्या है, क्या है हमारा 4 है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो 4 हाफ लाइफ के बाद भाई सिंपल सी बात है भाई, एक हाफ लाइफ में 1/2 हो रहा है, 2 हाफ लाइफ में 1/4, 3 में 1/8, 4 में 1/4, सॉरी 4 में 1/16, 1/8 का भी आता 1/16। तो 4 हाफ लाइफ खर्च होगी एक्टिविटी को 1/16 होने में, और एक हाफ लाइफ 20 मिनट तक जा रहा है, तो 4 हाफ लाइफ का मतलब 80 मिनट हो गया। कौन सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल साइंस का आंसर है, द टोटल टाइम टेकन विल बी 80 मिनट्स ओनली। 80 मिनट में उसकी एक्टिविटी 1/16 हो जाएगी अगर हाफ लाइफ 20 मिनट है तो। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये सब आएगा तो हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना भगवान का, ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे तुमको ऐसे क्वेश्चंस, बट ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 5th की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ट्रांसफार्मर टॉपिक से लिया गया। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, इसके फॉर्मूले स्पेशली ट्रांसफार्मर में तो क्या न्यूमेरिकल वाली बात हो गई है। इसमें एक चीज़ तुमको बता दे रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में जो लिखा हो अच्छे से पढ़ के आना। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर लिख लो, नोट कर लो, कॉपी लेके बैठे हो तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, जो भी अलग अलग टाइप के लॉस हैं, वो सारे लॉसेस को तुम देखना क्या रीज़न है, किस वजह से होती है, कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं। ये जो भी एनसीईआरटी बातें लिखी हुई हैं उसको अच्छे से पढ़ के आना, कई बार उससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये न्यूमेरिकल है, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा उस पर हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट में कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अ 12 वोल्ट 60 वोल्ट लैम्प इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये थोड़ा स्टेप डाउन और स्टेप अप को समझते हैं क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो वर्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। ट्रांसफार्मर में हम लोग एक काम ये करते हैं कि इनपुट वोल्टेज देते हैं प्राइमरी में, उसके बदले हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। या तो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो उसको बोलते हैं स्टेप अप, बढ़ाएगा तो अभी बोलोगे। हाई वोल्टेज को लो में किया उसको कहते हैं स्टेप डाउन। लेकिन ट्रांसफार्मर ये काम फ्री में नहीं करता, वोल्टेज को अगर बढ़ाएगा तो करंट को कम करेगा, पावर को कांस्टेंट रखता है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो मतलब कहने का ये हुआ कि स्टेप डाउन का मतलब कि वो वोल्टेज को कम करेगा, और कुछ इस तरीके से। स्टेप डाउन में ये तुम्हारा प्राइमरी कॉइल है और ये तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल है। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स कम होते हैं और प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा VP/VS इज इक्वल टू NP/NS। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से कम होता है,
तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी से कम होंगे। स्टेप अप में ठीक है इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से बढ़ जाएगा एंड सो द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो चूंकि स्टेप डाउन था तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम दिखाए हैं। ट्रांसफार्मर में बहुत प्रकार के एनर्जी के लॉस होते हैं एंड वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि जितना इनपुट पावर तुम दोगे उतना आउटपुट तो पावर तुमको मिलेगा। एक बात हम तुमसे पूछना चाहेंगे, ट्रांसफार्मर किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आंसर शुड बी इन कमेंट बॉक्स कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो कौन सा एक प्रिंसिपल है जिस पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। यहाँ पे इंडक्शन होगा, यहाँ पे एम्पियर होगा, क्या होगा इसका नाम मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। तो खैर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी मेंस ऑफ 220 वोल्ट। जो प्राइमरी है उसको एक एसी मेंस से जो कि 220 वोल्ट पे है जोड़ दिया, और सेकेंडरी पे हमने एक लैंप कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से जो 12 वोल्ट और 60 वॉट पे काम करता है। ठीक है, एज्यूमिंग ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, यही वर्ड है जहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। भैया आइडियल का मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफार्मर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई एनर्जी में लॉस नहीं है, मतलब आपने जो इनपुट पावर दिया है उतना ही आपको आउटपुट पावर मिलेगा। तो इनपुट पावर का मतलब Vp इंटू IP, मतलब प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट, और आउटपुट पावर क्या है? आउटपुट पावर इज 60 वॉट। ठीक है, Vp 220 है इंटू IP इज इक्वल टू 60, यहाँ से काट दिया तो IP इज इक्वल टू मिल गया 6/22 यानी कि 3/11, लगभग ये 0.27 के आसपास आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आइडियल होने के नाते यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन इज डन। चलेंगे 6 की तरफ, डू इट फास्ट। 6 जिस टॉपिक से लिया कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नीट 2025 में 100% तुमको मिलने वाला है, और ये टॉपिक मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा भी। टॉपिक है वे ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मगर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 2 स्टेटमेंट दिए, मैंने पूरा ऑप्शन से नहीं किया, मुझे चेक करना है कौन से 2 स्टेटमेंट सही है कौन गलत, दोनों सही दोनों गलत, जो भी चेक करना है। मगर थोड़ा फॉर्मूले, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुश्किल सवाल नहीं, मगर फिर भी कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, अब सेटअप अगर इसका पहले बनाऊँ मैं, सेटअप कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पर पे ये स्लिट हो गए, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये स्क्रीन, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D कहते हैं। स्लिट्स का सेपरेशन स्मॉल d होता है। ठीक है, यहाँ तुम्हारे फ्रिंजेस बनते हैं, ब्राइट डार्क एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, इस स्क्रीन को स्लिट से दूर ले जाओ, मतलब कैपिटल D की वैल्यू को बढ़ाओ। एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। भाई एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है। जो सेपरेशन होता है लीनियर, उसका फॉर्मूला ये होता है। देखो इस बात को गौर करना, यहाँ फ्रिंज विड्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तुमको एंगुलर सेपरेशन की बात हो रही है, नॉट लीनियर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन में कैपिटल D नहीं होता है, तो कैपिटल D घटा बढ़ाओगे, एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात कह रहा है, दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। अगला कह रहा है कि इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स होना चाहिए, इज रिप्लेस्ड बाई अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अगला सोर्स ही मोनोक्रोमेटिक ही होगा लेकिन ऑफ लार्जर वेवलेंथ, लैम्डा बड़ा होगा। तो भाई लैम्डा बड़ा होगा तो बीटा क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। और यहाँ कहता है एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस, काहे को डिक्रीज करेगा भाई? जब लैम्डा बड़ा होगा बीटा भी तो बढ़ेगा ही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो लिया गया है वो स्प्रिंग से, ये टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया गया है
जो कि अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा तुमको, वो क्या बता रहा हूँ। इफ द स्प्रिंग इज, अच्छा पर क्वेश्चन पढ़ के फिर सेकंड लाइन पे आता है, ठीक है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। हम सब जानते हैं स्प्रिंग का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्प्रिंग को हम जब स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसमें हम लोग को मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। हमारा जो मैकेनिकल वर्क है, जो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो उस स्प्रिंग में जा कर के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम एक स्प्रिंग की बात करें, जिसमें एक स्प्रिंग को हमने ऐसे लिया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने के ले लिया, इसको स्ट्रेच किया गया है बाई 2 सेंटीमीटर, तो इसमें जो एनर्जी है वो U बता रहा है। अब किसी स्प्रिंग के किसी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के या कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी कह लो, जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 kx स्क्वायर। बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत कॉमनली यूज होता है। अब यहाँ पे x दिया है 2 सेंटीमीटर, तो अगर इस U हम निकालें इसका, तो 1/2 के 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आया इसको U कहा गया। अब कह रहा है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गौर करना, फर्दर 8 सेंटीमीटर नहीं कह रहा है, बाई 8 सेंटीमीटर, मतलब इसमें 6 और का इजाफा करना है और टोटल इलोंगेशन 8 होना चाहिए। टोटल, फर्दर नहीं, कभी कभी लिख के फर्दर आता है, तो फर्दर 8 का मतलब क्या होगा, 2 + 8 इट इज 10। ये सब बहुत बारीक मिस्टेक होती है, ये सब बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन ईजी होते हुए आते हुए भी गड़बड़ हो जाता है। और प्लस पूछता है कि फर्दर और कितना वर्क डन करना होगा या और एक्स्ट्रा एनर्जी कितना स्टोर होगा, ये सब नहीं पूछा गया है। ये टोटल 8 करने पर टोटल कितना स्टोर करेगा, फाइनल कितना आएगा वो हमको बताना, वो भी आंसर U के फॉर्म में देना है। तो मेक श्योर तुम ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 8 सेंटीमीटर, 2 था तो 8 पर कितना होगा, फर्दर 8 नहीं कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आए हैं और बच्चों ने गड़बड़ किया है, ठीक है। तो U डैश विल बी हाफ के 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हें क्या मिलेगा, U/U डैश इज इक्वल टू 1/2 के कैंसिल, 4/64 किया तो 1/16, तो U गॉट U डैश इज इक्वल टू 16U। तो 16U टोटल एनर्जी इसमें स्टोर है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर कहीं पर इसी क्वेश्चन पूछा होता कि 8 सेंटीमीटर स्टोर करने में और कितना वर्क डन करना होगा, तो वर्क डन कैसे निकालते, 16U में से U तुमको माइनस करना होता, तो 15U तुमने और वर्क किया ना भाई, इस 16U में से U तो स्टोर था पहले से, तुमने 8 को खींचने में कितना और वर्क डन किया, 15U। तो वो नहीं पूछा है। अगर वो पूछा होता कि कितना वर्क डन करना होगा, और दैट विल बी 15U। बट ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, मगर बहुत छोटी मिस्टेक्स होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पर पे क्या था कि अगर 2 सेंटीमीटर पर U स्टोर है तो 8 सेंटीमीटर पर कितना स्टोर होगा, दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बट ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, गलत हुआ तो रिग्रेट करना होगा से, ठीक है। चलेंगे 8 क्वेश्चन की तरफ, इसे अच्छे से कर लो। पहले देखो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो हमेशा हाजिर आएगा, और इस चैप्टर में हमने देखा 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जहाँ से ही रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आता है। तो अगर इस चैप्टर को हल्के मिलोगे तो तुम्हारा 4 नंबर का नुकसान होगा। तो ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर एक दिन अगर ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन होना कन्फर्म है। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, कह रहा है कि भाई ऑसिलेटिंग एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम सब जानते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते चलते हैं, ठीक है।
उनके वाइब्रेशन का जो फ्रिक्वेंसी दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी कह सकते हो, वो 2 × 10⁻10 हर्ट्ज है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, कभी कभी मीडियम भी दिया होता है। अच्छा, तुमको इस पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कहाँ दिक्कत हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस को जब आते हैं। तो ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस वैक्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, दिस वन मान लो, दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, उसका फ्रिक्वेंसी हमको दिया है। देखेंगे उसकी जरूरत हमको पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी। और एम्पलीट्यूड क्या भाई, ये जो वाइब्रेशन होगा इसका, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये E0 हमको दिया है 48 वोल्ट पर मीटर। और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा। हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था तो बताया था ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होगा C = E0/B0, जहाँ E0 B0 जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, उनके एम्पलीट्यूड्स होते हैं, और C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वैक्यूम में फ्री स्पेस न देकर कोई दूसरा मीडियम दिया जाएगा। तो जब दूसरा मीडियम जाएगा तो वहाँ पर भी उस दूसरे मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो वहाँ पर रखाएगी V = E0/B0। लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखने को मिला है कि उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जो बदल जाएगी न दे करके उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है भैया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा। लड़के परेशान। तो तुम्हें करना क्या है, अगर हमको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है तो उस मीडियम में हम लोग लाइट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से V = C/μ। और जब V निकल जाएगा तो V = E0/B0। मतलब मेरे कहने का, समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि हमेशा C मत नहीं रहेगा। इसको देखना, ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में है। अगर किसी दूसरे मीडियम में होगा तो वहाँ C मत लगा देना, वहाँ उस दूसरे मीडियम की तुमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए तुमको चेक करना होगा कि वेलोसिटी उस मीडियम में डायरेक्टली दिया है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेवलेंथ है, क्या दिया है हमको। ठीक है, तो कुछ भी करके हम उसको निकाल सकते हैं। आया है कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन, तो बता दिया ताकि ध्यान रहे कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो C इज़ हाउ मच, C दिया है तुमको 3 × 10⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 48, मैग्नेटिक फील्ड का पता फिलहाल नहीं है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 16 जा 18, तो यू गॉट 16 × 10⁻8 टेस्ला। 16 × 10⁻8 में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब जगह 1.6 है, तो इसको मैं 1.6 अगर करूँगा तो 1.6 × 10⁻, क्या होगा बताओ, 1.6 10⁻7 टेस्ला। तो 1.6 10⁻7 टेस्ला इज़ द फर्स्ट करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, यार 1.6 दिया है और सब में -7 है, -6 कैसे आएगा। भाई कुछ नहीं करना है, अगर दिक्कत हो रही है 16 है, एक बार 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 10⁻7। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, ऑप्शन से अगर सिमिलर हैं तो, है ना। बहुत कूल माइंड से, पेशेंस रखते हुए करना है, घबराना नहीं है। 9th क्वेश्चन की तरफ करेंगे, डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि कैरनोट इंजन या हीट इंजन पे लिया गया है। एक होता क्या है कि इंजन में हम लोग जब हीट इंजन पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसके 3 मेन कंपोनेंट की बात हम लोग करते हैं, एक सोर्स, एक इंजन, और तीसरा जो होता है वो होता है सिंक। ठीक है, ये होता है सोर्स जहाँ से इंजन हीट एनर्जी लेता है, जिसका कुछ हिस्सा ये वर्क डन में, मैकेनिकल वर्क में कंप्लीट करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, सिंक को, कोल्ड बॉडी को हम लोग दे देते हैं। Q1 यहाँ से हीट लिया, Q2 सिंक को दिया, और जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ वो W है। मान लिया सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। तो अब यहाँ पे हम लोग हीट इंजन की एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं कि भाई कितना जो हीट उसने लिया, कितना हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो पाया।
तो एफिशिएंसी को डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है W/Q1, जितना मैकेनिकल वर्क हुआ या जितना उसने और डिवाइड बाई जितना उसने हीट एनर्जी लिया था, या 1 माइनस Q2/Q1 या 1 माइनस T2/T1, जहाँ T1 सोर्स का टेम्परेचर है, भूलना नहीं, T2 जो ऊपर वाला है वो सिंक ठंडे बॉडी का टेम्परेचर है। ये दोनों केल्विन में होने चाहिए। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को पूछा गया। एफिशिएंसी बता रहा है 50% है, तो ईटा इज इक्वल टू 50%। याद रखना इस क्वेश्चन में 50% मत लिखना, ये ईटा यहाँ जो एफिशिएंसी है फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो 50% का मतलब एफिशिएंसी इज 1/2। 1 माइनस T2 सिंक का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, डिवाइड बाई T1। T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, को चेंज करना होगा केल्विन में 273, 3 2 5, ये कितना हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, डिवाइड बाई 600 केल्विन। तो T2/600 1 माइनस 1/2 कितना आ गया, तो 1/2 यू गॉट T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। मगर सारा टेम्परेचर में हमारा सेंटीग्रेड में है, इज इक्वल टू 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्या दम इस क्वेश्चन में बताओ। बस वहाँ पर पैनिक नहीं करना है। अपने क्वेश्चंस को तुम 10 क्वेश्चन किए, अब तक 9वां है, 10वां आने वाला है। तुम देखो 9 क्वेश्चन ऐसा कौन सा भूत वाला क्वेश्चन है जो हमसे ना हो पाए। ये 10 के 10 क्वेश्चन, अगर ठीक है थोड़ा सा नर्वस है, हम मानते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है 10 मिनट में ही कर, 15 मिनट तो कर सकते हैं। अगर 15 में 10 क्वेश्चन कर लिया तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा हमारा। अगले 35 क्वेश्चन हमको जो करने हैं, 30 ही क्वेश्चन चलो मान लो हम करने हैं, क्यों नहीं हो पाएंगे अगले 50 मिनट्स में। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के हमको चलना है। हमें क्वेश्चंस मिलते हैं एग्ज़ाम में, हमारे लायक मिलेंगे, करने वाले मिलेंगे, बट थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर और थोड़ा सा कूल माइंड से काम करना होगा। ठीक है, तो चलेंगे 10th क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं वहाँ पर क्या बातें हो रही है। डू इट फास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जब मैंने मोशन प्लेन पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 10 जो देख रहे हो ना, इसके जैसे इस पर बेस कम से कम 6-7 अलग अलग कंडीशन क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एक्सेशन का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। वो सारे वीडियोस के बेस पर देखो एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो भी लेक्चर्स हैं इस चैनल पे सारे को तुमको देखना है, वहाँ से तुमको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा देखना होगा तुमको उस चैनल पे कहाँ कहाँ कौन कौन से वीडियोस हैं जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, सर्च करना हमेशा। तो कह रहा है कि अच्छा एक सिंपल सी बात समझना पहले, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज़ समझो पहले। F इज इक्वल टू एम इंटू ए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि फोर्स और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। जो ए का डायरेक्शन होगा वही एम का होगा, और ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सीधी सी बात किया जाए कि फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन, बात सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसका डायरेक्शन जो है वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो डेल्टा वी है उसका तुमको डायरेक्शन फाइंड करना है, वही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये फाइंड करने का तरीका है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, देखना कि कैसे डेल्टा वी का हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि एक फुटबॉल प्लेयर है, इज मूविंग साउथवर्ड। तो पहले हम लोग काम करते हैं कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना दिया। एक फुटबॉल प्लेयर है जो मूविंग टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है टूवर्ड्स साउथ, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, और तुरंत टर्न करता है ईस्ट की तरफ। ठीक है,
विद सेम स्पीड, स्पीड सेम है तो v को v रखा, बस v डैश बोल दिया, डायरेक्शन तो डिफरेंट है तो अलग अलग वेक्टर के लिए v डैश बोलना होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साउथ में था कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, जैसे कोई आ रहा होगा प्लेयर मुड़ गया ईस्ट में झटके से सडनली, तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर, और तुमको ये बताना होगा फोर्स लग, अच्छा ये इस बात को कमेंट में तुम बताना जरा कि जो प्लेयर टर्न किया उसे फोर्स लगा होगा तभी टर्न किया होगा, उस पर फोर्स लगाया किसने है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। हमें उस फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो फोर्स का डायरेक्शन डेल्टा वी का डायरेक्शन, डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि साउथ में है, उसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया जो कि ईस्ट में है। अच्छा डेल्टा वी जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो हमने इन दोनों के वर्टेक्स को मिला दिया, और एरो हमेशा उल्टा लगाते हैं। अगर हमको फाइंड करना है v2 माइनस v1 तो एरो लगाते हैं v1 से v2 की तरफ, तो ये हो गया तुम्हारा एरो का डायरेक्शन, दिस इज योर एरो, यही तुम्हारा डेल्टा v का डायरेक्शन है, दिस इज योर डायरेक्शन डेल्टा v। जब भी तुमको फाइंड करना होगा v2 माइनस v1 तो एरो हमेशा v1 के हेड से v2 के हेड की तरफ होगा, तो v1 के हेड से v2 के हेड की तरफ ये एरो डेल्टा v, यही फोर्स का डायरेक्शन। अब ये कैसे निकालेंगे, यहाँ ड्रॉ करो एक लाइन हॉरिजॉन्टल, यहाँ ड्रॉ करो एक लाइन वर्टिकल, ये है क्या, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये एरो किसके बीच में आ रहा है, ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर तुमको v2 माइनस v1 का डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो डायरेक्शन क्या होगा, v1 के हेड से v2 के हेड की तरफ। तो हमको फाइंड यहाँ पे क्या करना था, v डैश माइनस v, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, v के हेड से v डैश के हेड की तरफ, और ये हेड किसके बीच आ रहा है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया, तो नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि उस प्लेयर पे लगा होगा टर्न करते समय। तुमको ये बताना है, मैंने पूछा है तुमसे उस प्लेयर पे फोर्स लगा भाई, फोर्स हमेशा कोई किसी पे लगाता है, फोर्स में दो लोग होते हैं, एक वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है, एक दूसरा जो फोर्स फील करता है। फोर्स लगा है प्लेयर पे, तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये फोर्स लगाया किसने है ताकि वो टर्न कर गया। ठीक है चलो, सो ठीक है, हम लोग फर्स्ट पार्ट ये आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया फर्स्ट पार्ट में 2023 के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे तो और सेकंड पार्ट में इसके और क्वेश्चन देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, लेवल को सोचेंगे कैसा क्वेश्चन से हमें कहाँ मेहनत करनी है, हमारे जोन में है कि नहीं। वक्त अभी भी काफ़ी बचे हैं, वी हैव मोर देन आज जो भी डेट है, बट 50 डेज हमारे पास अभी भी है राउंडली अगर बात किया जाए तो 50 डेज में ही बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं अगर सही तरीके से अपने ऊपर काम किया जाए तो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।